जौनपुर जलालपुर तिलोचन महादेव रेहटी में न्यू दुर्गा पूजा समिति मां दुर्गा श्रृंगार पूजा बहुत धूमधाम से मनाया गया। शाम से लेकर रात तक मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही और झालरों लाइटों की भव्य सजावट की गई। पूजा पाठ हवन जयकारों से गूंज उठा। वहीं पर पंडाल में नवोदित कलाकार आदर्श यादव ने मां का पचरा गीत गाया। समाज सेवक पंधारी लाल यादव, समाज सेवक आनंद यादव ने पंडाल के समिति कार्यरत लोगों को गमछा दिया और एकता यादव ने 9 बच्चियों को नारियल चुनरी दिए। समिति के अध्यक्ष विकास यादव, समिति के कार्यरत लोग रामलाल यादव, रोहित यादव, नीलेश यादव, प्रमोद यादव, विजय यादव, प्रियांशु यादव, छोटू पाल, पतालू यादव, बबलू यादव, आशीष यादव, चंद्रजीत यादव उपस्थित रहे। लखीमपुर में भाजपा विधायक एगो शर्मा को दौड़ा कर पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे विधायक करीब 1000 समर्थकों के साथ डीएम ऑफिस को घेर लिया, हंगामा करने लगे। सूचना पर एसपी गणेश प्रसाद साहा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आरोपियों को खिलाफ 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत कराया। इधर अखिलेश यादव ने मामले पर तंज कसा। उन्होंने कहा, आरोपी ने बीजेपी विधायक को न सिर्फ मारा बल्कि दूसरों को भी पीटा। पुलिस देखती रह गई। सोचिए, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। दरअसल 3 दिन पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट्स नामक के दौरान विधायक को अवधेश सिंह ने थप्पड़ मारा था। इसके बाद उस समर्थकों को दौड़ा कर पीटा गया। विवाद के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने चुनाव स्थगित कर दिया। शुक्रवार सुबह 10 बजे कुर्की समाज व्यापार मंडल अनुसूचित के लोगों बिलोबी मैदान में जुड़ गए। धीरे धीरे इनकी संख्या हजारों हो गई। इसके बाद नारेबाजी हुई। लोग 12 बजे डीएम कार्यालय पहुंच गए, कलेक्ट्रेट घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, विधायक को पीटने वाले अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उन पर रासुका लगाई जाए, एडीएम और कोतवाल के खिलाफ भी कार्रवाई होगा। हंगामा बढ़ते देख एसपी गणेश प्रसाद साहा पहुंचे। उन्होंने किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रदर्शन समाप्त हो गया। एसपी ने कहा, प्रदर्शनकारियों के शिकायत लेटर दिया है, घटना के सीसीटीवी बुलेट देकर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को अब तक 3 प्रार्थना पत्र मिले हैं, इसलिए एफआईआर में विलंब हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, इससे पहले आपने जूते गिने होंगे। आपके याद होगा, विधायक और सांसद पर जूते चले थे। इस बार बीजेपी ने नेता के बीजेपी विधायक को न सिर्फ मारा बल्कि औरों से पिटवाया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो विधायक की थप्पड़ पड़ने के बाद लगातार पीटते रहे। सोचिए, वहां पर पुलिस खड़ी रही, अभी तक एफआईआर नहीं हुई, आरोपियों गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो न हो विधायक थप्पड़ खाने के बाद समझौता कर लें। पूरे देश में देखा है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से अपमानित किया जाता है। यूपी में उपचुनाव के पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब बसपा कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं हुआ। दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं कर पाती है। भाजपा कांग्रेस से भी दूसरी बरकरार रहेगी। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि यूपी और दूसरे राज्यों में यह भी देखने को मिलता है कि बसपा का वोट ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। दूसरे दलों में इतनी क्षमता नहीं कि वो अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाए। इससे चुनावी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और पार्टी कैंडिडेट निराश हो जाता है। मायावती ने कहा कि अभी हरियाणा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों में भी आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। भाजपा या एनडीए, कांग्रेस या ईडी गठबंधन से भी पहले इसी तरह जारी रहेगी। बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभाविक कमजोर करने के जातिवादी ताकतें लगातार कोशिश कर रही है, इसलिए जरूरी है कि अपने लिए योग्य और शासन वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले तरह जारी रखनी जरूरी है। बसपा मायावती ने कहा कि बसपा स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज को जोड़ने के लिए है। संगठन होकर राजनीतिक शक्ति बनने का आंदोलन है। इस मकसद के लिए इधर उधर ध्यान भटकाना नुकसानदेह होगा। हाल ही में आए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा शून्य पर सिमट गई। वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई। बसपा को सिर्फ 1.82 वोट मिले, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 4.21 था। यूपी में जाति विवाद फिर उलझी नियुक्तियां।
उपचुनाव तक निगम आयोग ने तैनाती की उम्मीद कम। योगी सरकार 2.0 बनने के करीब 29 महीने बाद 23 अगस्त में प्रदेश के निगम आयोग के और बोर्ड गठन सिलसिला शुरू हुआ। एक महीने 4 बड़ी संख्याओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इसमें भाजपा में जातिवाद विवाद स्थिति खड़ी हो गई। जिन जातियों को इनमें जगह नहीं मिला उनका नेता नाराज है। यह बात भाजपा के नेतृत्व को पता चला तो आगे राजनीति में नियुक्तियों में फूक फूक कर कदम रखने जाने लगा। नतीजा, सरकार में समायोजन की आस लगाए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अब कुछ दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने भाजपा के नया वाईपी सिंह को यूपी सिडको का अध्यक्ष बनाया। वाईपी सिंह क्षत्रिय समाज से हैं। उनके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। आरपी सिंह की क्षत्रिय समाज से हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान खुद जाट हैं, लेकिन उनका विवाह क्षत्रिय परिवार में हुआ है। आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा खुद क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका विवाह यादव परिवार में हुआ है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि यह महज एक सहयोग है, लेकिन जाने अनजाने में जाति विवाद खड़ा हो गया है। खासतौर पर ब्राह्मण वैश्य और नाराज हो गए हैं। आनन फानन में लघु उद्योग विकास निगम राकेश गर्ग को अध्यक्ष और नटवर गोयल को उपाध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में शुक्रवार को मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। दक्षिण रेलवे के मुताबिक हादसा 8:30 बजे करवाई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इसमें किसी हताहत होने की खबर नहीं है। बस 19 लोग घायल हुए हैं। उन्हें नज़दीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सेंट्रल चेन्नई से मेडिकल रिलीफ वैन रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची हैं। इस स्टेशन की चेन्नई की दूरी 41 किलोमीटर दूरी है। दक्षिण रेलवे ने बताया कि रात 8:30 बजे पौनत्री स्टेशन क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। कौराई रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर का झटका लगा। इसके बाद मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। इस लूप लाइन पर पहले मालगाड़ी खड़ी थी। बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सीडेंट में 12 से 13 कोच डिलेर हुए। एक कोच में पार्सल वैन आग लग गई। हादसे के वक्त बागमती एक्सप्रेस की स्पीड 75 किमी थी। इंडियन रेलवे में कार्यकारी निर्देशक दिलीप कुमार ने कहा कि ज़्यादा यात्री सुरक्षित हैं। सभी रेस्क्यू किया गया है। हमें अभी तक किसी को मृत या गंभीर रूप से घायल की सूचना नहीं मिली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुपलाचल्ली शारजाह जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शुक्रवार को शाम 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद ही प्लेन करीब 3 घंटे आसमान में चक्कर काटता रहा। इसके बाद करीब 8:15 पर प्लेन सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पॉइंट नंबर AXB 613 141 पैसेंजर क्रू मेंबर सवार थे। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पायलट विमान में मौजूद ईंधन कम करने के लिए आसमान में चक्कर काट रहा था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि त्रिची ने शारजाह जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट ABX 613 सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतर गई है। DGCA हालात नज़र पर रखते हुए लैंडिंग गियर्स खुल रहा था। फ्लाइट समान तरीके से लैंड कर चुकी। जानकारी के मुताबिक पायलट की तरफ से इमरजेंसी मैसेज मिलने के बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात कर दी गई थी। साथ ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को भी तैयार रखा गया था। पूरे एयरपोर्ट स्टाफ अलर्ट कर रखा गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह लैंडिंग का ऐलान होते ही प्रक्रिया मुताबिक इसी लैंडिंग कराई गई। तमिलनाडु के CM स्टार्क ने एक्स पोस्ट पर यह मुझे सुनकर खुशी हुई कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट सुरक्षित लैंडिंग होगी। इसके लिए कैप्टन और चालक दल को मेरे लिए बधाई। लैंडिंग गियर की समस्या की खराबी मिलते ही मैंने अधिकारियों पर फ़ोन कर इमरजेंसी मीटिंग की थी। उन्होंने सभी आवश्यकता सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिया था। इजराइल ने लेबनान के यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स पोस्ट पर हमला किया। इस पर हमले पर फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। दरअसल UN की पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है। यहाँ भारत भी 600 सैनिक तैनात हैं। गुरुवार को किए गए इस हमलों पर भारत में भी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ये ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालातों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट के सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इस कार्रवाई के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा।
वहीं भारत ने इजराइल के राजदूत यूरेक अजार के कहा कि हिजबुल्लाह पोस्ट की आड़ में इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल यूएन के सैनिकों की सुरक्षित के लिए जरूरी कदम उठाएं। लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर 2 तरह के पीसकीपर्स तैनात हैं। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट में शामिल है। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौता दावेदार थे। हालांकि उसके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले रिटायर हो चुके हैं। मुंबई की ट्रस्ट मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट के अधिकारी बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नोएल नवल टाटा दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। वहीं रतन टाटा और जिम्मी टाटा नवल और उनकी पहली पत्नी सूनी की संतान हैं। नोएल ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्सन में पढ़ाई की। नोएल ने टाटा इंटरनेशनल में अपने करियर की शुरुआत हुई। 1999 में वे ग्रुप रिटेलर शाखा से ट्रस्ट मैनेजर डायरेक्ट बनाए गए। इसे उनकी मां सिमोन ने शुरू किया था। 2010 से 11 उन्हें टाटा इंटरनेशनल चेयरमैन बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ग्रुप चेयरमैन बनाए जाने पर चर्चा शुरू हो गई थी। इस बीच सायरस मिस्त्री ने खुद टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाए जाने की बात कही। इसके बाद सायर मिस्त्री को टाटा संघ चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ग्रुप के कमान संभाल ली। 2018 में उसे टाइटन और वाचिंग चेयरमैन बनाया गया। 2017 में उन्हें ट्रस्ट बोर्ड्स में शामिल किया गया। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है। ये 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है।